कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड आ चुका है और इस सैम को एक नए कैप्टन अमेरिका के रूप में स्टैब्लिश कर रहा है। भले ही कुछ लोग इस मूवी को इनक्रेडिबल हल्क का सीक्वल बोल रहे हो, पर हम फैंस को पता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इनक्रेडिबल हल्क की कहानी बेसिकली कैप्टन अमेरिका की कहानी का ही एक्सटेंशन था, जहां थैडियस रॉस ब्रूस बैनर के साथ मिलकर सुपर सोल्जर सीरम बनाने में लगा था और वहीं उस लैब में एक एक्सीडेंट हो जाता है जिससे जन्म होता है हल्क का। तो टेक्निकली हल्क भी सुपर सोल्जर सीरम का बाय प्रोडक्ट है, ना कि डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो ये देखकर अच्छा लगा कि फाइनली कैप्टन अमेरिका की मूवी के अंदर कैप्टन के साथ साथ सुपर सोल्जर से जुड़े जितने लूज एंड्स थे उनको इस मूवी में क्लोजर मिल रहा है। अब मार्वल मूवी आए और उसमें ईस्टर एग और रेफरेंसेस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए एक एक करके इन सब पर बात करते हैं। शुरुआत इस मूवी के पहले शॉट से करते हैं, जिसमें हमें रॉस लाइट्स के बीच में भी अंधेरे में दिखते हैं, ये फोरशैडो करते हुए कि वो बहुत बड़ा राज छुपाए हुए हैं, जो कि लीडर के साथ धोखे को हिंट करता है। वहीं फाइनल शॉट में हमें वो लाइट में दिखते हैं, ये बताते हुए कि अब वो एक ओपन बुक है जो कुछ नहीं छुपा रहा। इसके अलावा जब जनरल रॉस यहाँ स्पीच में स्नैप और ब्लिप के बारे में बात करते हैं और फाइनली तियामुत को एड्रेस करते हैं, वो भी सेलेस्टियल बोलकर, जो कि एक ऑडियंस के तौर पर थोड़ा ऑड लग सकता है, क्योंकि हम एज ऑडियंस तो एटर्नल्स देखने के बाद से जानते हैं कि वो सेलेस्टियल बॉडी है, पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर के लोग कैसे जानते हैं कि वो सेलेस्टियल की डेड बॉडी है, जिसका जवाब हमें इस मूवी के इंग्लिश वाले वर्जन में मिलता है, जहां जनरल रॉस कहते हैं इमरजेंस ऑफ सेलेस्टियल मास, ये बताते हुए कि वो लोग सेलेस्टियल टर्म को एक पावरफुल एंटिटी जो एमसीयू में दिखाया गया है उस सेंस में एड्रेस नहीं कर रहे, बल्कि उसके लिटरल मीनिंग पर उसको यूज कर रहे हैं। सेलेस्टियल का मतलब होता है नेचुरल फॉर्मिंग ऑब्जेक्ट इन स्पेस, जो कि अर्थ का ना हो, और वही ये तियामुत था। इसीलिए जनरल रॉस तियामुत की डेड बॉडी को इमरजेंस ऑफ सेलेस्टियल मास कहते हैं, क्योंकि उसमें मिलने वाला एडमेंटियम अर्थ का नहीं है। साथ ही जब समिट रखा जाता है तब वहां इसको सेलेस्टियल आइलैंड डिनोट किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सैम एब्स बार में होता है, जो कि वही बार है जिसमें रेड हल्क ने तबाही मचाई थी कॉमिक्स में। जब सैम ड्रिंक्स लेकर वहां से जाता है तो हम सुन पाते हैं कि न्यूज रिपोर्टर रॉस को हल्क हंटर बुलाती है, क्योंकि जब से ब्रूस बैनर हल्क बना था तब से जनरल रॉस ने अपनी पूरी ताकत उसको पकड़ने में लगा दी थी। यहीं पर हमें बहुत ही क्विक रिकैप दिया जाता है इनक्रेडिबल हल्क मूवी का, जहां हमें बेटी रॉस और अबॉमिनेशन के बारे में भी बताया जाता है। पर ट्विस्ट ये रहता है कि अबॉमिनेशन की तबाही और रॉस की मनमर्जी की वजह से जो तबाही मची थी उसका बिल ये लोग सैमुअल स्टर्न्स के नाम पर फाड़ देते हैं, क्योंकि अगर जनरल रॉस ये एक्सेप्ट करता कि अबॉमिनेशन बनाने में भी उसका हाथ है तो शायद वो कभी प्रेसिडेंट नहीं बन पाता। इसके बाद हमें सैम पैकेज सिक्योर करने वाले मिशन में जाते हुए दिखता है, जहां पर इसकी एंट्री के साथ एक बहुत ही कूल डिटेल देखने को मिलता है, जहां वो लैंड करने से पहले सुपरसोनिक स्पीड में चला जाता है, जिसकी वजह से एक हवा का बहाव उसे फॉलो कर रहा होता है, जो कि उसके लैंड करने के 6 सेकंड बाद आता है और इन गुंडों को डिसबैलेंस करता है, जिसकी वजह से सैम को मिलती है लड़ाई में एक अपर हैंड। ये ट्रिक न्यू है, क्योंकि इससे पहले का जो सैम का सूट था वो सुपरसोनिक स्पीड अचीव नहीं कर सकता था। ये सीन इस चीज को एक लॉजिकल रीजन देता है कि क्यों सैम अब हेलमेट पहनता है, ना कि पहले जैसा काउल। इसके बाद सिविल वॉर मूवी में जिस तरीके से उसने फ्लिप करके 2 लोगों को मारा था, उसी तरीके से वो यहाँ पर भी एरियल किक मारता है, जो कि बहुत कूल है। इसीलिए टॉरेस भी सैम को ये चीज उसको सिखाने को बोलता है। सैम इस मूवी में स्टीव के जैसे ही शील्ड की मदद से बुलेट्स डिफ्लेक्ट करता है, और कमाल की बात यह है कि वो ये इतने प्रिसीजन से करता है कि वो बुलेट्स वापस शूटर को ही लग जाते हैं। पर असली मजा तो तब आता है जब वो यहाँ अपने वाइब्रेनियम विंग्स को यूज करता है, जो कि ब्लैक पैंथर के सूट के जैसे ही काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और सफिशिएंट एनर्जी स्टोर होने के बाद सैम उसे रिलीज कर देता है। अब यहाँ एक फन फैक्ट है, कॉमिक्स में भी जो पहला मिशन सैम और टॉरेस साथ में करते हैं, जिसमें सैम कैप्टन अमेरिका होता है, उसमें भी वो सरपेंट सोसाइटी से ही लड़ते हैं, और इस मूवी में भी जो पहला विलन वो फेस कर रहे हैं वो सरपेंट्स ही हैं। यहाँ हमें सरपेंट सोसाइटी के हेड साइडवाइंडर को दिखाया जाता है, जो कि कॉमिक्स में सेम नाम की टीम को लीड करता है, और ये लोग स्नेक थीम कॉस्ट्यूम पहनते हैं, जो कि एमसीयू में नहीं दिखाया गया क्योंकि वो थोड़ा ऑड लगता। हालांकि ब्लैक जैकेट में येलो कलर का होना साइडवाइंडर के कॉमिक वाले सूट का रेफरेंस हो सकता है। इसके बाद जिस तरह कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी में स्टीव रॉजर्स ने सारे गुंडों को हराकर बैट्रॉक से 1-on-1 लड़ाई करी थी, वो भी बिना अपनी शील्ड के, वैसे ही सैम भी 1-on-1 लड़ता है कॉपरहेड से, ये प्रूव करते हुए कि वो बिना किसी वेपन के भी अच्छे से लड़ सकता है। कॉपरहेड को हराने के बाद सैम पैर मारकर शील्ड को पिक करता है, ठीक उसी स्टाइल में जैसे स्टीव ने एलिवेटर सीन के बाद किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉरस कहता है कि मुझे एंटमैन से मिलवाओ, जिसके पीछे 2 कारण
हो सकते हैं। पहला ये हो सकता है कि एंटमैन की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ चुकी है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, उसके एंड गेम के बाद आए बुक और पॉडकास्ट की वजह से, या फिर टॉरस मजे ले रहा होगा सैम से, क्योंकि अगर आपको याद हो तो पहली एंटमैन मूवी में सैम को एंटमैन ने धूल चटा दी थी। जहां ऐसा हो सकता है कि सैम ने जो कॉम्स में कहा था कि कैप्टन को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वो असल में टॉरस को कहा होगा, और इस सॉर्ट ऑफ इनसाइड जोक हो सकता है। इसके बाद हमें लीला टेलर दिखाई जाती है, जो कि कॉमिक्स में सैम की लव इंटरेस्ट रह चुकी है। जब प्रेसिडेंट रॉस को कॉल आता है तब हमें पीछे सेमेटरी लैंपल लिखा हुआ दिखाई देता है, और हम सबको पता है कि कोई भी नाम एमसीयू में यूं ही शो नहीं होता, तो ये रेफरेंस हो सकता है एलन लैंपल का, जो कि ग्राफिक डिजाइनर रह चुकी है एवेंजर्स और स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी की। सैम जब आइसिया ब्रैडली से मिलता है तो उसको ओजी बोलता है, क्योंकि भले ही हमारे लिए सैम पहला ब्लैक कैप्टन अमेरिका हो, पर अगर सैम की नजर से देखो तो पहला ब्लैक कैप्टन अमेरिका आइसिया ब्रैडली था, जिसने कोरियन वॉर में अहम रोल अदा किया था अपने देश के लिए। और इस चीज पर हमारा भी ध्यान जाए, इसलिए मार्वल वालों ने काफी पैरेलल्स भी दिखाए हमें, जैसे आइसिया ब्रैडली का एक पंच में पंचिंग बैग को गिराना और फिर उसको उठाना, जैसा पहली एवेंजर्स मूवी में स्टीव रॉजर्स ने भी किया था। इसके बाद जब ये लोग व्हाइट हाउस जाते हैं तो सैम का प्रेसिडेंट को देखकर ये कहना कि आपके नए लुक से मैं यूज्ड टू नहीं हुआ हूँ, ये रिकास्टिंग को लेकर एक सटल नॉट था। जहां इस मूवी से पहले रॉस के कैरेक्टर को प्ले कर रहे थे विलियम हर्ट, जो कि इनक्रेडिबल हल्क, सिविल वॉर, इन्फिनिटी वॉर और ब्लैक विडो मूवी तक में दिख चुके हैं। ये सीन आयरन मैन 2 में दिखने वाले टोनी और रोडी के डायलॉग एक्सचेंज जैसा ही है, जहां हमें डॉन चीडल पहली बार दिखे थे रोडी के रोल में। हालांकि रॉस का मुंह हटाना मे बी ये सिंबलाइज करता होगा कि अब वो बदल गया है और वो अब एक गुस्सैल जनरल नहीं रहा जो लैश आउट करता है, पर मुंह हटाना और इलेक्शन जीतने का कनेक्शन यूएस के असली इलेक्शन से भी जुड़ा हो सकता है, जहां 1913 के बाद से किसी भी यूएस प्रेसिडेंट ने मूंछ नहीं रखी। वैसे रॉस की अगर मूंछ होती तो मजा आ जाता, क्योंकि इससे रेड हल्क का एक कूल कॉमिक बुक एक्यूरेट लुक हमें देखने को मिलता। वैसे और एक अजीब सा फन फैक्ट या कहे कोइंसिडेंस हो सकता है कि जापानीज लीडर का नाम ओजाकी इसलिए रखा गया क्योंकि कॉमिक्स में एक बंदा था जापान से जिसका नाम मार्वल वालों ने ओजाकी रखा था, पर वो सिर्फ एक ही बार दिखा था। थोड़ी सी सोचने वाली बात ये भी है कि जापान को एडामेंटियम में बहुत इंटरेस्ट है, इसके पीछे शायद सिल्वर समुराई का हाथ हो सकता है। हाँ, बेशक ये इस यूनिवर्स का नहीं है, पर ये कैरेक्टर वही सिल्वर समुराई है जिसने वुल्वरीन मूवी में लोगन के क्लॉज काटे थे। पर क्या आपको पता है कि किसी इंसान के अंदर एडामेंटियम डालने का आइडिया कॉमिक्स में सबसे पहले एक जापानीज आदमी को आया था, जो कि था केंजी ओयामा, जो इस प्रोसेस की मदद से अपनी आर्मी बनाना चाहता था, जिसमें वो फेल हो रहा था। हालांकि बाद में उसके काम को किसी अननोन आदमी ने चुराया और बाद में आइडिया हाथ लगा विलियम स्ट्राइकर के, और उसने फिर वेपन एक्स प्रोग्राम स्टार्ट किया, जहां उसने पुरानी गलती से सीख लेते हुए नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की जगह म्यूटेंट्स को यूज किया जिनके पास रीजनरेशन एबिलिटी हो। और आप लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया, वो म्यूटेंट कोई और नहीं बल्कि अपना वुल्वरीन था। ये चीज एमसीयू में भी हो सकती है क्योंकि मिस मार्वल सीरीज से म्यूटेंट्स के एमसीयू में होने की पॉसिबिलिटीज को हवा मिल चुकी है। प्रेसिडेंट पर हमले वाले क्लिक में हमें एक अटैकर का नाम दिखता है जिसका नाम हंटर बारक्रॉफ्ट होता है। ये नाम है इस मूवी के प्रोडक्शन असिस्टेंट का, जिन्होंने इससे पहले भी कई मार्वल मूवीज में काम किया है। यहाँ लोगों का माइंड कंट्रोल करने के लिए फ्लैशेस का इस्तेमाल करता है सैमुअल स्टर्न्स, पर उनको एक्टिवेट करने के लिए वो एक सॉन्ग यूज करता है जिसका नाम था मिस्टर ब्लू। यही उसका कोड नेम हुआ करता था जब वो ब्रूस बैनर से के बात करता था द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के अंदर। अब क्योंकि सैम ने बकी को देखा हुआ है कि वो भी कुछ सुनते ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाया करता था, तो उसे ज्यादा समय नहीं लगा ये समझने में कि यहाँ किसी तरह का माइंड कंट्रोल हुआ है। पर रूथ बैट सिराफ, जो कि सिक्योरिटी एडवाइजर थी, वो भी इस माइंड कंट्रोल वाली चीज को इतनी आसानी से इसलिए समझ जाती है क्योंकि उसने भी ऐसा माइंड कंट्रोल देखा है रेड रूम प्रोग्राम में, जो कि हमें ब्लैक विडो मूवी में भी देखने को मिला था। वैसे जब से मैंने लीडर को देखा है तब से मैं सोच रहा था कि सोकोविया एक्ट भी कहीं लीडर ने प्लान तो नहीं किया ताकि पावर वैक्यूम क्रिएट हो जिसके बाद वो लीड करने सामने आए। प्रेजेंटली ये बस मेरी एक थ्योरी है, पर क्या पता ये सच हो, क्योंकि रॉस सैमुअल स्टर्न को धोखा देगा ये उसने पहले ही अपनी पावर से कैलकुलेट कर लिया होगा। इसीलिए उसने रॉस के क्योर में गामा पावर ऐड किया ताकि बाद में जो उसने कैलकुलेट किया अगर वो सच हो जाए तो वो रॉस की सच्चाई सबके सामने ले आए, जो कि वो इस मूवी में करता भी है। हमें सैम के बेस में कुछ तस्वीरें दिखती हैं जिसमें से एक उसके इंस्पिरेशन की भी फोटो थी, द टस्कीजी एयरमैन में से एक,
एक ये पहले अफ्रीकन अमेरिकन थे जिन्होंने फाइटर प्लेन चलाया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। इनके अलावा हमें सैम के पार्टनर विंगमैन राइली के साथ भी फोटो दिखती है। बाकी बकी, सैरा और टॉरिस के साथ की फोटो तो आप पहचान ही लोगे। इसके बाद हम इन दोनों को फ्लिप फोन के साथ देखते हैं। यहाँ फ्लिप फोन इसलिए यूज हो रहा है ताकि कोई इन्हें ट्रेस ना कर पाए, क्योंकि उनमें जीपीएस नहीं होते, जिसको टेलर मूवी में एड्रेस भी करती है। वहीं जब सैम कैंप इको 1 में जाता है तो वो कंप्यूटर्स चेक करता है, जिसमें आप ग्रेबर्न कॉलेज लिखा हुआ देख सकते हो स्क्रीन पर, जो कि वही कॉलेज है जिसमें सैमुअल स्टर्न पढ़ाया करता था। यहाँ हम स्टार्क इंडस्ट्रीज के वही सोनिक कैनन देख सकते हैं जिसको रॉस ने हल्क पर यूज किया था द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में, और हो सकता है इसे यहाँ स्टर्न को कंट्रोल में रखने के लिए लगवाया गया हो, पर स्टर्न उनको यूज करता है सैम के ऊपर। इसके बाद जब रूथ बैट सिराफ कैंप इको 1 में आती है तो उसके कॉस्ट्यूम में हम ब्लू कलर देख सकते हैं, जो उसके कॉमिक सूट का सटल रेफरेंस था। सैम इसके बाद डेनिस डनफी की मदद लेता है, जो कि कॉमिक्स में कैप्टन अमेरिका का बहुत बड़ा फैन था, और वो उनके जैसा बनने के लिए पावर ब्रोकर से एनहांसमेंट करवाता है, जिसके बाद वो डेमोलिशन मैन बन जाता है, जिसका सूट आपको डेयरडेविल और वुल्वरीन का कॉम्बिनेशन लगेगा। इसके बाद फाइनली स्टर्न कामयाब होता है रॉस का असली रूप यानी कि रेड हल्क को सामने लाने में, जहां हम देख पाते हैं कि उसके कपड़े के आजू बाजू हल्के बर्निंग मार्क है। ऐसा इसलिए क्योंकि रेड हल्क की बॉडी हीट रेडिएट करती है, और अगर ये अपने पीक या मोस्ट पावरफुल फॉर्म में आ जाए तो ये बर्निंग गॉडजिला जैसा हो जाता है। एवेंजर्स असेंबल एनिमेटेड सीरीज देखने वाले इसकी झलक देख चुके हैं। हालांकि इस मूवी में रेड हल्क को ग्राउंडेड रखा गया है, वो भी लिमिटेशंस के साथ, वरना सैम के पास ना के बराबर चांसेस थे रेड हल्क को रोकने के। रेड हल्क यहाँ थंडर क्लैप करता है, जो कि हल्क ने रॉस और बेटी को बचाने के लिए किया था द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के अंदर, जो कि एक सटल नॉट भी हो सकता है। इसके अलावा हम देख पाते हैं कि सैम अपने विंग्स से ब्लेड शूट करता है प्रोजेक्टाइल के जैसे, जो कि असल में उसके हार्ड लाइट वाले विंग्स का फीचर था, जिसको आपने एवेंजर्स असेंबल एनिमेटेड सीरीज के अंदर देखा होगा। इसके अलावा सैम की क्विक थिंकिंग की तारीफ करनी होगी, जो कि लड़ाई के दौरान उसने तुरंत रॉस को शांत करने के लिए उसकी फेवरेबल जगह में ले आया। प्लस विंग टूटने के बाद जो वो फाइनल अटैक करता है वो उसकी आइसिया ब्रैडली की टीचिंग को कंक्लूड करता है, जहां आइसिया ने उसको कहा था कि लड़ाई में आखिरी बार किसने किया है ये मायने रखता है। बाकी इस वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट के बारे में क्या ही बोलूं, एक बार तो स्पाइडरमैन की मूवी में ऑलमोस्ट तबाह होते होते बच चुका था, और इस मूवी में तो रेड हल्क ने अपनी लैंडिंग स्पीड को थोड़ा स्लो करने के चक्कर में अच्छा खासा यहाँ डैमेज कर ही दिया। इसके बाद हमें राफ्ट दिखाया जाता है, जहाँ स्टर्न कैद है और वो हीरोज वर्सेस हीरो की बात कर रहा है, जो कि आने वाले इंकर्जन की ओर इशारा था, जिसमें इस अर्थ के हीरोज दूसरे अर्थ के हीरोज से भिड़ेंगे अपनी दुनिया बचाने के लिए। ये बहुत ही सटल नॉट था, जो कि काफी था हम कॉमिक बुक फैंस के लिए, जिसके बारे में मैंने अपनी एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो में भी बात करी है, तो उसे देखना मत भूलना। तो दोस्तों ये थे कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड से जुड़े सारे डिटेल्स। अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो प्लीज मुझे कमेंट से जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।